हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टी की लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एटम के साइज के बारे में। एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है और उनका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी चीज क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है, अकेला है, इंपॉर्टेंट बात है अकेला है। आप उसके सबसे बाहर वाली शेल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो। आपको बदले में उसे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। पहले इसको समझिए क्या चीज है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास सोडियम की बात हम करते हैं। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली शेल, ये सेकंड शेल और ये सोडियम की मान लेते हैं थर्ड शेल। देखिए, हम जानते हैं पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दूसरी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे लूजली बाउंड कौन सा है? जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम है। मतलब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है और यूं कह सकता हूं सबसे लूजली बाउंड अगर कोई है तो यही है। तो इसको निकालना आसान है। तो किसी एटम का सबसे आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर वाला भी कौन है? ये भी है। सबसे आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हो और निकालने के लिए अब देखिए, क्योंकि इसके ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है। आप चाहते हो कि ये बाहर आ जाए इस अट्रैक्शन को छोड़ के। ऐसा तब भी पॉसिबल है जब आप उसे क्या करो, एनर्जी सप्लाई करो। आप क्या दे दीजिए, इसे एनर्जी दीजिए। आप इतनी एनर्जी दे दीजिए कि ये यहां से रिलीज हो जाए, मतलब इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आपको एनर्जी देनी है ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। यहाँ कुछ खास बातें हैं। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, इसमें बहुत कुछ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव, आप निकालना चाहते हो, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। आप किससे निकालना चाहते हो? इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए ध्यान से, फ्रॉम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम एन आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आप देखिए, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा? एन आउटर मोस्ट। देखिए कैसा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट लूजली बाउंड। कैसा होना चाहिए? आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, ये वो एनर्जी होती है जिसकी जरूरत पड़ती है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को। कैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। सबसे लूजली बाउंड होना चाहिए, ये भी खास बात है इसकी। किससे निकालना चाहते हो? एटम आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट मतलब अकेला हो, किसी के साथ जुड़ा ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एटम की स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बातें देखिए, एटम से रिक्वायरमेंट, जो एटम कैसा होना चाहिए इसकी बात करें। एटम से रिलेटेड यहां 2 बातें कही गई एटम से रिलेटेड। एक तो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड हो, और दूसरा एटम कैसा हो? गैसियस स्टेट में हो।
गैसियस स्टेट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मेटल से भी निकाला जा सकता है लेकिन उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहां हम जो बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड है वो निकालना है, लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, आप यहां से देखिए जनरल तौर पर सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, अगर आप सॉलिड स्टेट में एनर्जी देना चाहो नहीं रिलीज होगी, इसलिए आपको पहले इसे गैसियस स्टेट में बदलना पड़ेगा। सॉलिड को गैसियस स्टेट में बदलने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, इसलिए आपको पहले इसे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन एनर्जी देते ही ये किस में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। सोडियम मेटल किस में आ गया, गैसियस स्टेट। जब ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा तब आप इसे एनर्जी सप्लाई कीजिए। अब जो आप एनर्जी दोगे दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और वो भी फर्स्ट मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, एटम। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसमें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो जो पहले गैसियस एटम था, जो पहले गैसियस आइसोलेटेड एटम था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया एक कैटायन में। आप यूं भी कह सकते हो जब एटम को कैटायन में कन्वर्ट करना हो और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, उस वक्त जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। ये देख लीजिए, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसको मैंने समझाया। यहां एक और एग्जांपल लीजिए आप, मैग्नीशियम। इसके पास अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें 12, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2 है। अब ध्यान से देखिए, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मैग्नीशियम है, गैसियस स्टेट में है। आपने पहले जब इसे एनर्जी सप्लाई की तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, और ये बनाएगा Mg पॉजिटिव। जब आप फिर से और एनर्जी सप्लाई करोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो आएगा Mg2 पॉजिटिव। उसने एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया, मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला, और अब ये 2 and 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन इसने कर ली। और मैग्नीशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपके पास, 2+ में। यहां आयनाइजेशन एनर्जी को समझिए। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम किसी एटम को देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। उस इलेक्ट्रॉन के बदले में जो एनर्जी दी जाती है वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इंपॉर्टेंट बात है, सारे एटम की आयनाइजेशन एनर्जी एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, सोचिए। आज ये सोडियम है, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कुछ और है। मैग्नीशियम पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कुछ और है। हाइड्रोजन होता तो साइज छोटा सा होता, उसकी अट्रैक्शन कुछ और होती। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग फोर्स से न्यूक्लियस से बाउंड है, अलग अलग उनकी एनर्जी है, इसलिए आपको अलग अलग टाइप की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, ताकि उसका इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसकी बात करते हैं। देखिए बहुत काम का कंसेप्ट है। टोटल 5 फैक्टर हैं। देखिए टोटल कितने हैं, 5 फैक्टर्स है जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। उन 5 फैक्टर को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला है एटम का साइज, एटॉमिक साइज, ये पहला फैक्टर है। देखिए इसको समझाता हूं, देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एटम है हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1, और अगर मैं ये न्यूक्लियस मानूं
ये इसकी पहली शेल है और ये इसका वो इलेक्ट्रॉन है जिसे आप निकालना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे पास सेकंड एग्जांपल है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। ये इसका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ 2 शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड मान लीजिए। अब उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड कहाँ है? दूसरी शेल में है। ऐसे ही मैं बात किसकी कर रहा हूं? सोडियम की। सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, देखिए। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? थर्ड शेल में है। आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन का साइज ये, क्योंकि इसमें एक ही शेल है, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, तो देखिए जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो वो उतना ही न्यूक्लियस से दूर गया। तो यहां से देखिए ध्यान से, जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ता है, देखिए अगर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? ज्यादा हो, तो एटम की रेडियस भी क्या हो रही है? रेडियस भी ज्यादा हुई। एटम की रेडियस ज्यादा होने का मतलब यहां पर क्या हुआ? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, देखिए डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। डिस्टेंस ज्यादा होने से उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी? अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी। दूर हो गया तो अट्रैक्शन क्या होगी? कम। अब अट्रैक्शन कम होगी, इसका मतलब वो लूजली बाउंड हो गया। इसका मतलब अट्रैक्शन अगर कम है तो इसकी टेंडेंसी जो है टू रिमूव, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, ये जल्दी निकलेगा। इसलिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। एनर्जी कम देनी पड़ेगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ध्यान से देखिए, अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो रेडियस देखो बढ़ती जा रही है, देखो रेडियस बढ़ती जा रही है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर हो गया उस पर अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसको निकाला जा सके। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दैट इज साफ क्लियर है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एंड वाइस वर्सा घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखिए, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या चीज है? न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है? मान लीजिए मेरे पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बस इतना ही लेते हैं, आगे आगे और चलते जाइए। चल, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का 5, 6 और 7। आप देखिए ध्यान से, यहां प्रोटॉन्स का नंबर काउंट करो। प्रोटॉन का नंबर है 4, 5, 6 और 7। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज +4, 5, 6 एंड 7। देखिए आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर राइज कर रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस राइज हो रही। आप देखिए प्रोटॉन बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस हाई हो रहा है, न्यूक्लियस पे प्लस की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ती जा रही है। अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब टेंडेंसी जो है आप उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ वो घट रही है। आप देखो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। इसमें इजी लिख दीजिए, निकालना इलेक्ट्रॉन को आसान हो रहा है, ये देखिए, और वहां क्या हो रहा है, वहां मुश्किल हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना मुश्किल हो रहा है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कंक्लूजन क्या निकला इस बात से, कंक्लूजन ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही हाई होगी। ये देखिए यहां से क्लियर है, अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी, और कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो देखिए हमने दो फैक्टर पढ़ लिए अब तक। पहला फैक्टर है अगर एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर हो रहा है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घट रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। और न्यूक्लियर चार्ज की न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा प्लस है इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचा गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दो है, पहली बात साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के आयनाइजेशन एनर्जी, और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। देखिए अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, और तीसरा जो फैक्टर है वो है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी बताया था, और इस चैप्टर में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल समझाई थी, जहां आपको एक बात कही थी, एस सबशेल जो है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और वो खुद एस है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। तो इसका मतलब इसमें कितने भरे जा सकते हैं, दो। और या देखो या एक भरा जा सकता है या कितने भरे जा सकते हैं, दो भरे जा सकते हैं। देखिए ऐसे ही बात करते हैं किसकी, पी सब शेल की। पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, तीन, और तीन ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं। देखिए पहले मैंने कहा था एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, उसके बाद पेयरिंग करवाइए। तो मैं ये दो केस देता हूं, देखिए चलो एक डी का और बता देता हूं, ये दो केस देखिए यहां। इसके अलावा डी सबशेल की बात कर लेते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो केस आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दो पहले, और मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10। हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ये देखिए यहां दो केस है। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब जितने ऑर्बिटल है सारे हाफ हाफ फील्ड है।
आधे आधे भरे हैं। कहने का मतलब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आपने 1 भर दिया, 6 आ सकते थे, आपने 3 भर दिए, 10 आ सकते थे, आपने 5 भर दिए, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ फील्ड। और जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फुल्ली फिल्ड कर दिया आपने, पूरे भर दिए, तो इसलिए कहा जाता है फुल्ली फिल्ड। ये देखिए 2 आ सकते थे, इसमें दोनों भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 6 फिलअप कर दिए, 10 आ सकते थे, आपने 10 भर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो या तो हाफ फील्ड है या कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि सपोज करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, 5 है तो 1 2 3 और 4 5, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। कहता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये जो दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये हमेशा क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। और जो चीज स्टेबल होती है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है। अच्छा, अगर आपसे रीजन पूछे तो मैं बता भी देता हूं, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। अगर कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वजह क्या है, तो आपको ये बताना है ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो क्या बताना है, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो ये रीजन है। तो आपको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कभी मिल जाए या फुल्ली फील्ड मिल जाए, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इनमें से भी जो फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी जो है वो हाफ फील्ड से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए, और जो चीज स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब रिमूवल जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाती है, ज्यादा हो। ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप एक्सेप्शन पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है, इनमें जो एक्सेप्शन पढ़ते हैं उसकी वजह कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये हुआ हमारे पास तीसरा फैक्टर। और अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर की। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का फोर्थ फैक्टर अब हमारे पास है, और वो है शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझाता हूं, देखिए ध्यान से, बहुत काम का कंसेप्ट है। पहले देखिए शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इसकी बात करते हैं। आप देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए आपके पास केस है कैल्शियम का, एटॉमिक नंबर 20। अगला केस आपके पास है स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, इसके अलावा आयरन
23 एंड जिंक 30। ध्यान से देखिए, समझाता हूं। कैल्शियम में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 8 एंड 2, मतलब पहली शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में आपके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, पहली शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा कर सकते हैं आप। दूसरी में मैं लिख देता हूं 8, तीसरी में मैं लिख देता हूं 8, और फोर्थ में ये 2 बना देता हूं, ये लीजिए। अब देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है। ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है जिसको आप निकालना चाहते हो, वो तो है ये। और इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। देखो, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसके जो अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो उसे रिपेल नहीं कर रही। इस वाली शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो रिपेल नहीं कर रहे। क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल नहीं कर रहे। आप देखिए, एक बात क्लियर है कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन होती है, लेकिन अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनकी वजह से रिपल्शन भी होती है। मतलब ये तो हुआ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस तो शो कर रहा है अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन ये इनर शेल या सब शेल की क्या है, इनर सब शेल की क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं रिपल्शन। अब ध्यान से देखिए, अगर अट्रैक्शन बढ़े तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। लेकिन रिपल्शन बढ़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलना खुद ही चाहते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको कम देनी पड़ेगी। यहां से ये जो रिपल्शन होता है, ये देखिए, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है उसे क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, यहां हम ये कहना चाहते हैं, खुद शील्डिंग इफेक्ट है क्या, रिपल्शन है ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन को क्या कहा जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट का। यही रिपल्शन क्या है, ये रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट। ये रिपल्शन जितना ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट। देखिए, अब ध्यान से देखिए, स्कैंडियम, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन और भरना है तो आप अंदर वाली शेल में एक और भरोगे, 9 हो जाएगा। टाइटेनियम के केस में अंदर वाली शेल में एक और भर दोगे, फिर आयरन में 6 भरोगे आप, जिंक में आपको अंदर वाली शेल में 10 भरने पड़ेंगे, तो ये और ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, जो हम फैक्टर पढ़ रहे थे, फैक्टर को समझाता हूं दोबारा। मैं कह रहा हूं कि एज द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हम कह सकते हैं रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन हाई हो रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, और नेट अट्रैक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। रिपल्शन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन घटेगी, इसलिए उसका रिमूवल क्या हो रहा है, उसको निकाल पाना क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। और निकालना अगर इजी हो रहा है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है आपकी, रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, और एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। यहां से देखिए, अब ये कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है, कंक्लूजन क्या हुआ इसका, कंक्लूजन ये हुआ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या होती है? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। तो ये हमारे पास हुआ फोर्थ फैक्टर। और अब हम बात करते हैं लास्ट इसके फैक्टर की, और वो हमारे पास है पेनिट्रेशन पावर। तो आयनाइजेशन एनर्जी का लास्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे, और इसका लास्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। अब समझिए पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई केस है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन है फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल में। अब देखिए, फोर्थ शेल में तो 4 सब शेल्स है। क्या होती है? 4 सब शेल है। कौन कौन सी है? देखो ध्यान से, 4s भी हो सकती है, 4p भी हो सकती है, 4d भी और 4f भी। आपको प्रिंसिपल याद हो तो ये आपने देखा होगा, 4s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम है, उसके बाद 4p, 4d, 4f। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। फिर ये तो यहां से इसको यूं समझिए, साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ सबशेल। एस सबशेल का साइज सबसे छोटा होता है, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद f। देखिए, जितना छोटा साइज उतनी पेनिट्रेशन पावर हाई। इसका क्या मतलब है? समझिए, अगर आपको एक ही शेल के एस पी डी एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो जिसका साइज छोटा है उस पे न्यूक्लियस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? हाई। देखो ध्यान से, एज द साइज ऑफ सबशेल, एज द साइज ऑफ सबशेल, मान लो कोई शेल है और उसकी सबशेल का साइज क्या है? छोटा है, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन जो है ड्यू टू न्यूक्लियस हाई होती है। अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस क्या होती है? हाई होती है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी को क्या बोला जाता है? पेनिट्रेशन पावर। इसलिए हम कहते हैं उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है? हाई है। उस सबशेल की पेनिट्रेशन पावर क्या है? हाई है। पेनिट्रेशन पावर हाई होने से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पर, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इन दैट सबशेल, उस सबशेल में, जो छोटी सबशेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होने से उसका रिमूवल क्या हो गया? उसको निकाल पाना क्या हो गया? डिफिकल्ट। अगर किसी को निकाल पाना डिफिकल्ट है तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है उसके रिमूवल के लिए? आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। और ज्यादा एनर्जी देने का साफ साफ मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आई है। हम ये कहना चाहते हैं, एक ही शेल में से अगर आप सबशेल की बात करें तो सबसे छोटी सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। और इसी को पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है। तो इसका कंक्लूजन साफ है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। सबशेल की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। तो हमने 5 फैक्टर पढ़े आयनाइजेशन एनर्जी के, और अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी
इन पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को अगर आपने समझना है तो आप यूं समझिए, ये हुआ टॉप टू बॉटम और ये हुआ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट तो अच्छा, टॉप टू बॉटम तो मैं पहले भी कह चुका हूं। आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इस साइड से चलें तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हुआ लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम। अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएं तो ये तो क्लियर है कि साइज क्या होगा। हमने पीछे पढ़ा था एटॉमिक साइज क्या होगा। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा क्योंकि शेल बढ़ेगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट राइट चलो तो यहां से देखिए नंबर ऑफ शेल तो क्या होगी, सेम रहेगी। नंबर ऑफ शेल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन कल ही बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल की जनरल बात करें तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैं कुछ जनरल बात करता हूं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए बेरिलियम बोरोन, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की कम होनी चाहिए, बोरोन की ज्यादा। इसके अलावा देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे नियोन की। हम तीनों को डिस्कस यहां करेंगे, देखिए क्योंकि तीनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला केस मेरे पास है बेरिलियम एंड बोरोन का। अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो बोरोन बेरिलियम के बाद आता है, मतलब बोरोन बेरिलियम के बाद आने का मतलब साइज छोटा है। तो बोरोन का साइज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू बेरिलियम, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरोन की शुड भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। ये देखिए, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही, आउट ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन विच हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाई। आपको ये लगेगा कि बोरोन का साइज छोटा है, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये क्यों नहीं है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख ली। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए 1s2 2s2 2p1। ये देखिए बेरिलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा हुआ है, एस सब शेल में। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2। जबकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, पी सब शेल में। पी सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आप ये ध्यान से देखिए, यहां बेरिलियम का केस ऐसा है, बेरिलियम का केस देखिए
बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है। एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, दोनों भरे हुए, जबकि ये देखिए ना ही तो हाफ फिल्ड है, ना ही तो ये हाफ फिल्ड है, और ना ही फुल्ली फिल्ड, ना ही क्या है फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? बेरिलियम की। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। तो ये आंसर है। आपसे पूछे तो आप कहोगे कि जो बेरिलियम है उसकी क्या है? हैज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। और आपको पता है मैंने फैक्टर में समझाया था कि आयनाइजेशन एनर्जी इसी बात पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है कम है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम की ज्यादा है, याद रखना, बोरॉन की कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारे पास एक केस, कौन सा? बेरिलियम और बोरॉन का। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा केस हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इसका 8। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, 1s2 2s2 2p3। आप इसके लिख के देखिए कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p4। ये देखिए, आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, और पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आपने कितने भरने हैं? 3 भरने हैं। जबकि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? पी सब शेल में है, और पी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको कितने भरने हैं? 4 भरने हैं। ये देखिए, यहां ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। ये देखिए, अगर इनकी बात करें तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हुई? नाइट्रोजन की हुई एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है नोबल गैस से रिलेटेड। तीसरा देखिए, लास्ट है हमारे पास नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, इनकी बात करते हैं। इनकी अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NS2 NP6 देखो, इसका मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं, इनमें सभी में क्या है? 6 है। और इसकी एक्सेप्शन आपको मैंने कही थी, कौन है? हीलियम है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, और उसमें एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और दोनों के दोनों भरे हुए। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब नोबल गैस कोई भी है, सभी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि
नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है? तो इसका रीजन यही है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख के देखो तो फुली फिल्ड आएगी, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? स्टेबल होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा बस एक लास्ट टॉपिक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वो आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके हैं और अगला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, वो सक्सेसिव है। इसका एक एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम, मैंने पहले भी कहा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये चाहता है कि ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है। मतलब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के मैग्नीशियम को बदल सकते हो Mg2 पॉजिटिव, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या दोनों को सेम एनर्जी देनी पड़ेगी? कहने का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है उतनी क्या दूसरे को देनी पड़ रही है? तो बिल्कुल नहीं। इसको कंसेप्ट को समझिए, मेरे पास है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैंने जैसे ही इसे एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी दी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ये कन्वर्ट हुआ Mg पॉजिटिव। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 एंड 1, 2 8 एंड 2। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 1। अब आप ध्यान से देखिए, कहने का मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें तो इसकी आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2। मतलब इसके s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। और जबकि यहां आप देखिए अब लास्ट में क्या बच गया? 3s1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये देखिए अब मान लीजिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए आपने एनर्जी फिर सप्लाई की। क्या अब की बार सेम है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो पहले ही क्या था? फुल्ली फिल्ड था। एस सबशेल क्या थी? फुल्ली फिल्ड एस सबशेल थी, और फुल्ली फिल्ड सबशेल की स्टेबिलिटी क्या थी? हाई थी। और स्टेबिलिटी क्या होने हाई होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। लेकिन आप यहां देखिए, ये हाफ फील्ड है, माना कि ये भी स्टेबल है लेकिन फुल्ली फील्ड से तो कम है, इसलिए इससे थोड़ा सा कम क्या है? कम स्टेबल है देन Mg, इससे तो कम है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या है आपके हिसाब से? आसान है। आपको यूं लगेगा कि अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बट ध्यान से इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इस बात को ऐसे पढ़ो तो ये बात गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए, यहां अट्रैक्शन की बात करें, यहां प्रोटॉन्स कितने थे? प्रोटॉन्स थे 12। तो अट्रैक्शन कितना? अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? 12। जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे, मैं ओवरऑल जनरली देखो, हालांकि ऐसे निकलता नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए स्लेटर रूल दिया गया था, शील्डिंग इफेक्ट निकलेगा, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा। या नहीं बता रहा मैं, अगर आप लोगों को अगर ये करना हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसे डिटेल से करवा दूंगा। बस एक बार मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, इसको यूं मत समझिए, बस एक जनरल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखो, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। माने यूं समझ सकते हो कि पर इलेक्ट्रॉन एक आपके पास क्या है? प्रोटॉन है। और यहां देखिए आपके पास प्रोटॉन तो अभी भी 12 ही है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हो गई। हर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई।
इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो आप ये मत समझिए, ये देखिए, ये मत समझिए कि अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे कम है, बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा ही है, लेकिन आप यूं जरूर कह सकते हो अगर आप इसको कंपेयर करो किसी और के साथ कि उसकी भी सेकंड हो और इसकी भी सेकंड है, तो कंपेयर करो तो उनमें जरूर आप बता सकते हो इनमें तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। आप ये समझिए। अब मान लीजिए आप ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg2 पॉजिटिव 2 and 8। अब लास्ट s भी निकाल दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2p। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा हुआ 2p6। अब देखो, अब आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे 6। अब ये फिर क्या है, फुली फिल्ड है। अब आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए अब आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी देख सकते हो पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत हाई हो चुका है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। अब आप सोचो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। यहां जो हम सक्सेसिव की बात कर रहे हैं वो ये समझने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन नंबर तो 2 ही है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहा है, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सक्सेसिव। एक निकलने के बाद उससे अगली, तो ये क्या हुई, फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और एक निकालने के बाद अगली है तो ये सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन, सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान से देख लीजिए, सेकंड अगर 2 लगा है इसका मतलब सेकंड सक्सेसिव नहीं है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, और सक्सेसिव तो ये फर्स्ट ही है। अगर 3 लगा है तो सक्सेसिव तो सेकंड है और आयनाइजेशन नंबर इसका 3 है। इससे रिलेटेड जो अभी अभी मैंने बात कही कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा बढ़ेगी, फिर मैंने कहा था किसी और से कंपेयर कर लीजिए, वहां आप चेक करोगे तो उसका एक एग्जांपल देता हूं, उसका क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। देखिए, ये इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है। देखिए, आपको कंपैरिजन दिया है सोडियम और मैग्नीशियम का। क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन that of magnesium, while successive is more. Successive is more. Why? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहना क्या चाहता है। कहता आपके पास 2 केस है, एक तो सोडियम है और एक आपके पास मैग्नीशियम। देखिए, सोडियम अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा हुआ है, s में, और एक है, मतलब ये हुआ हमारे पास लास्ट सबशेल 3s। आप देख सकते हो ये हाफ फील्ड है, आप देख सकते हो ये चीज क्या है, हाफ फील्ड है। इधर अगर बात करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, यहां देख सकते हो आप s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 भरे हुए हैं, और ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, फुली फील्ड। मैंने कहा था किसी से कंपेयर कर, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से। अब ये आपस में कंपेयर करके देखो, मैं कह रहा हूं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी मतलब मैं दोनों को आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करना चाहता हूं। ये देखिए, मैंने पूछा कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, आपस में कंपेयर करिए। देखिए, ये फुली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा है और ये कम है। तब तो हमने कह दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ये बात बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो, क्योंकि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुली फील्ड है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है
और ज्यादा स्टेबल होने से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब देखो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये किस में कन्वर्ट हुआ, Na पॉजिटिव, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, Mg पॉजिटिव। देखिए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के बाद अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p6, जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, देखिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखिए, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो इसका किस में से निकलेगा, p में से, और p में 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं, 6, जबकि यहां जो है सिर्फ एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वन। अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ये हुई फुल्ली फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड होने से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये क्या है, हाफ फिल्ड। अगर आप सेकंड की बात करें, अब इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से आसान किसमें से मुश्किल है। देखो अगर आप सोचो कि इसको मैं एनर्जी दे दूं, इसको एनर्जी दूं और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, तो ये देखिए मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा है। जबकि आप इसकी बात करो कि इसे मैं एनर्जी सप्लाई करूं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि अभी भी हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। यहां से आप देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, वो किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की, एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रीजन आपने ये देना है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो लेस स्टेबल है देन द मैग्नीशियम, इसीलिए मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल है एज कंपेयर टू सोडियम। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम पॉजिटिव तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। आज का जो टॉपिक था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड था। आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट यहां पूरा होता है। एक जो बीच में कंसेप्ट था आयनिक साइज का, तो आयनिक साइज समझाने के लिए आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाता है, ये समझाना था, इसलिए मैंने उसे बीच में रखा। पहले आयनाइजेशन एनर्जी समझाए, इसके बाद में हम आयनिक साइज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा जो कंसेप्ट था, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एनर्जी, कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन करके देख लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।